तो पहले तो हमें ये बजट करना है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी ज़रूरत कितनी है, राइट? तो अगर अभी मैं 40 का हूँ, एज़ एन एग्ज़ाम्पल और अभी मेरी ज़रूरत 5 की है, तो हर 10 साल इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारे जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, उसका जो इतिहास है, उसको देखते हुए हर 10 साल में आपकी ज़रूरत डबल हो जाएगी। सभी को नमस्कार। मैं अपनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्तिक झवेरी। कार्तिक, शो पर आपका स्वागत है। सबसे थैंक पहले यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी राय में क्या लोग अब रिटायरमेंट प्लानिंग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? अम, इसका जवाब दोनों ही है, हाँ भी है और ना भी है। ओके, ये जी। इसलिए है क्योंकि 20 साल पहले भी जो लोगों का नज़रिया था रिटायरमेंट के संदर्भ में, वो अभी भी सेम है। मैं आपको समझाता हूँ कि जब कोई 20 साल का होता है तब उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो कुछ और ही होती है। हम्म। 30-25 साल की जब उम्र होती है उसको खर्चे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने सोच के रखा है कि ये मुझे खरीदना है, वो खरीदना है, वगैरह-वगैरह। तो कोई रिटायरमेंट के बारे में इतना जल्दी सोचता नहीं है। जब रिटायरमेंट दिखाई देने लगती है कि अब मैं 40 का हो गया हूँ, अगले 15 साल में शायद रिटायरमेंट हो जाएगा या 18 साल में हो जाएगा या 20 साल में हो जाएगा, तो सीरियसनेस तब आती है रिटायरमेंट के बारे में। ओके, तो नॉर्मली जो रिटायरमेंट का जो पूरा कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीतें होती है रिटायरमेंट के लिए, वो लगभग 40 और 45 के जो उम्र के लोग होते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि तब उनको दिखाई दे रहा है कि अगले 10 साल में हमको पैसा जमा करना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो दैट्स द लॉजिक। तो अगर आपने कमाना शुरू किया है, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा पर ध्यान लोग नहीं देते हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए शुरुआत कब करनी चाहिए? देखिए, सबसे बेस्ट टाइम तो है कि जब आपको अपना पहला सैलरी मिले तो वहीं से आप शुरू कर दें। मैं जी। आपको एक छोटा-सा उदाहरण भी देता हूँ। मेरे ही एक क्लाइंट्स में एक एक सज्जन हैं, जो अपनी बहुत ही कम उम्र में मतलब वो सेलिंग करते हैं, मतलब वो कैप्टन है वहाँ पे, अभी तो कैप्टन बन गए, बट वो बोट पे अपना काम-काज करते हैं और जनरली वो देश-विदेश की यात्रा करते हैं, पर उनकी एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो जब वो 25 के थे तब हमने उनको समझाया था कि क्यों ना आप अपना एक एसआईपी शुरू कर दें और बाकी अन्य भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें ताकि आप 40-45 तक एक अच्छी-सी जमा पूँजी बटोर सकते हैं, जिससे आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी आ जाएगा। आप जो भी अभी सोच रहे हैं, वो आप बड़े आराम से आपका सब कुछ अचीव कर सकते हैं, यू सी। तो उन्होंने एक्चुअली ऐसा किया और आज 10 साल के बाद उनको लग रहा है कि ऑलरेडी इतना सारा जमा राशि बन चुकी है, इतनी सारी पूँजी बन चुकी है उनकी, कि अभी उनको दिखाई दे रहा है कि मैं बड़े आराम से अगर 40, 45 या 48 तक अगर मैं सोचूँ कि मुझे अभी लेखक बनना है, मुझे अभी दुनिया सैर करनी है, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी कहीं पे, तो वो सारे विकल्प उनके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं। सो द पॉइंट इज़ लोग सोचते नहीं है, पर अगर आप पे जल्दी करो, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो सबसे मुश्किल लक्ष्य है अपनी ज़िंदगी का कि रिटायरमेंट कॉर्पस, देखिए क्योंकि कॉर्पस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बहुत सारा पैसा चाहिए इसके लिए। हुँ। तो वो कॉर्पस बनाने के लिए अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं, अगर वो कॉर्पस जल्दी से बन जाता है, तो जब आप 40, 45, 50 के होते हो, तब आपके पास दूसरी बहुत सारी अन्य ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है लाइफ़ में। जैसे कि बच्चों की ज़िम्मेदारी है, उनको पढ़ाई करना है, कभी उनकी शादी का आएगी, आपके व्यवहार होंगे, हमारी जो समाज में हम रहते हैं, लेन-देन का व्यवहार होता है, हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तो वो सारी जगहों पे फिर बजट की ज़रूरत पड़ती है और वो भी करना तब ज़रूरी होता है। तो तब ना बड़ा-सा एक फाइट हो जाती है, रिटायरमेंट प्लानिंग करें या ज़िंदगी जिए, यू नो? जी। तो इसलिए अगर पहले से कर लो तो बहुत अच्छा है और अगर लेट शुरू करो तो फिर इतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो ये तय कैसे करना चाहिए कि रिटायरमेंट कॉर्पस में कितना होना चाहिए या मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिटायरमेंट कॉर्पस सफिशिएंट हो? देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में अभी आप 3 साढ़े 3 लाख में आराम से पूरा साल गुज़ारा कर सकते हैं। ये आपका लिविंग एक्सपेंस है। हम उसको थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं और उसको मतलब करीब-करीब हम उसको 40-50% से बढ़ा देते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि 5 लाख की आपको आज की तारीख में ज़रूरत है, अगर आप आज रिटायर होते हो। ओके? ऐसा उदाहरण लेके चलते हैं। तो जी। पहले तो हमें ये बजट करना है कि इन्फ्लेशन की वज़ह से हमारी ज़रूरत कितनी होगी। राइट? तो अगर अभी मैं 40 का हूँ, एज़ एन एग्ज़ाम्पल और अभी मेरी ज़रूरत 5 की है, तो हर 10 साल इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारे जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, उसका जो इतिहास है, उसको देखते हुए हर 10 साल में आपकी ज़रूरत डबल हो जाएगी।
यानी कि अगर आप आज 40 के हैं, आज आपको अगर 5 लाख की ज़रूरत है, तो आप जब तक 50 के होंगे, तो वही जीवन शैली जीने के लिए, वही लाइफ़स्टाइल जीने के लिए आपको 5 नहीं बल्कि उसका डबल यानी कि 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप 60 पे रिटायर होंगे, तो उसको एक और बार डबल कर दीजिए, तो वो 10 का हो गया 20। उसी तरह से अगर आप बाय चांस अभी 30 के हैं, तो आपको 3 बार डबल करना पड़ेगा। 5 का 10, 10 का 20 और 20 का 40। सो उस तरह से आप ये फिक्स कर सकते हो कि आपको ज़रूरत कितनी है, कि कितने फंड की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है हर साल, ओके? उसके ऊपर फिर होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए। यानी कि आपकी छतरी कितनी बड़ी होनी चाहिए कि जिसमें से आपको छोटा-छोटा अगर वहाँ पे छतरी में से थोड़ा-थोड़ा आपको एक साल भर का पूरा कैपिटल मिलता है, तो कितना मिलना चाहिए? अब अगर आप एकदम कंज़र्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि फिक्स्ड डिपॉज़िट टाइप का, जहाँ पे आपको 5-6% मिलेगा, तो इसी 40 लाख को हम 5% से डिवाइड करते हैं। तो ज उसका जवाब आता है कि 8 करोड़ जमा करना पड़ेगा। 8 करोड़ जमा करेंगे, उसमें से 5% मिलेगा, तो अपने पास 40 लाख रुपए जितना आएगा। अब वही जी, चीज़ आज की जगह अगर आप समझो कि आपको 15% इक्विटी मार्केट से मिलेगा, तो नेचुरली आपकी ज़रूरत जो है वो साढ़े 3-4 करोड़ पे आ जाएगी। तो ने अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी करेंगे कि जहाँ पे आपका जो पैसा है वो और तेज़ी से दौड़ेगा, तो ज़रूरत कम पड़ेगी आपको उस पैसे की। और अगर आप बहुत ही कंज़र्वेटिव तरीके से अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तो नेचुरली वो पैसा जो कॉर्पस होगा वो बहुत बड़ा होगा। इस तरह से आप अपना नीड एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक्चुअली तो स्प्रेडशीट पे करने वाली बात है, पर जी। समझाने के लिए बड़ा आसान है। कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत आसान है। अब भी जो भी ज़रूरत है, उसका हर 10 साल डबल कर दीजिए इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के लिए और आपको आपका आंकड़ा मिल जाएगा। जी। तो अब ये सवाल उठता है कि निवेश कहाँ करें? क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, इक्विटी के हैं, डेट के हैं। तो रिटायरमेंट के लिए कैसे ये तय करना चाहिए? सो देखिए रिटायरमेंट क्योंकि बहुत ही लंबा टाइप का गोल है मतलब वो 10, 15, 20 साल के बाद आने वाला है। हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत दूर है और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि कॉर्पस हमारा रिटायरमेंट का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं। तो विकल्प जो बचता है वो यही बचता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के रास्ते बहुत सारे हैं आपके पास। एक रास्ता जो सबसे आसान रास्ता है वो है कि आप एसआईपी कर लीजिए। आप महीने के महीने कमाते हो, महीने के महीने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और वो चलता रहेगा। आज हमारे देश में करीब-करीब 15,000 करोड़ तक का एसआईपी हर महीने होता है। मतलब इतने सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग ये कर रहे हैं, तो आपको भी शायद उससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। तो एक तो ये मार्ग हो गया। दूसरा मार्ग ये है कि बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं आज की तारीख में, मतलब आप कोई ना कोई तो ब्रोकर को यूज़ करते ही हो। तो ये सारे जो ब्रोकर्स हैं ना, वो भी अपना एक ऐसा छोटा-सा बास्केट बना के देते हैं या एक मॉडल पोर्टफोलियो बना के देते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करनी है, तो आप ये इक्विटी में भी एसआईपी कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी आपके लिए है। तीसरी चीज़ है कि आजकल एक नया एक एक नई तरकीब आई है इन्वेस्टमेंट करने की जिसको स्मॉल केस कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो ये स्मॉल केस चला रहे हैं। आप उनके स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये करीब-करीब पीएमएस जैसा ही काम करता है, बट पीएमएस में क्योंकि 50 लाख की लिमिट है, यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप 50,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको बढ़िया-सा पोर्टफोलियो मिलेगा, प्रोफेशनल मैनेजर की सर्विसेज़ भी मिलेगी, आपको उसका चार्ज लगेगा थोड़ा-सा, बट इट्स अ फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और चौथा विकल्प तो ये है कि आप खुद ही रिसर्च करें, आपके पास अगर नॉलेज हो तो आप डायरेक्टली शेयर्स खरीद तो उसमें तो सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा वहीं पे होता है। पर वहाँ पे मुनाफ़ा तब होता है जब आप उसको होल्ड करेंगे, जब आपने सोच रखा है, आपने सब कुछ एनालिसिस कर रखा है। बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत जल्दी होती है कि मैं 10,000 लगाऊँ और सडनली 1 करोड़ रुपया बन जाए और मैं ऑप्शंस कर लूँ, मैं फ्यूचर्स कर लूँ, तो उस तरह से नहीं होगा। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये समझना ज़रूरी है। अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उस इन्वेस्टमेंट को हर टाइम टू टाइम उसको देखना है, उसको पानी देना है, उसको एक पेड़ की तरह बड़ा-सा सक्षम उगाना है। जी, तो वही सवाल को आगे बढ़ाते हुए रिव्यू कितनी बार करना चाहिए और कुछ ट्वीकिंग अगर रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे करना चाहिए? सी रिव्यू अगर आप समय आपको अलाउ करता है, अगर समय है आपके पास तो हर 6 महीने भी अगर आप रिव्यू करें तो बढ़िया है। नहीं तो कम से कम साल में तो एक बार कर ही लें। क्योंकि इसका एक बहुत ही सिंपल सा कारण है कि जो आपकी जीवन शैली आज है, जो आपकी लाइफ़स्टाइल आज है, वो शायद 5 साल में बहुत ज़बरदस्त बदलाव हो जाएगा उसमें और 10 साल के बाद में तो और भी बदलाव हो सकता है। मतलब वो ऊँचा भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। मतलब ये क्या है कि हमारी जो परिस्थिति है, हमारे सर्कमस्टेंसेस है, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है,
उसकी वजह से उसमें बहुत सारा बदलाव आता है, हमारी थिंकिंग में भी बहुत सारा बदलाव आ जाता है। तो आज अगर मुझे लगे कि नहीं मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ₹50,000 हर महीने के चाहिए, पर ऐसा हो कि 10 साल के बाद मैं ये सोचूँ कि 50,000 का इक्वल तो हो गया लाख रुपया, पर मुझे लाख नहीं चाहिए होगा, मुझे शायद 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आजकल मैं कुछ इस तरह से जी रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मैं ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कुछ दान-धर्म ज़्यादा कर रहा हूँ, वगैरह-वगैरह। तो जो भी है, इसको अगर आप हर साल कम से कम एक बार रिव्यू करें, तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा और हर साल आप कैलकुलेट कर लो कि हमारा जो जो रास्ता है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें तो ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा। मतलब वी आर ऑन ट्रैक, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। साल में कम से कम 1 बार कर लें, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा। जी, बिल्कुल कार्तिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आज के लिए बस थैंक यू। इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ। ज़रूर, थैंक यू।